तो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। और दिल्ली नगर निगम में जो मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव हो रहा है। पिछली बार काफी हंगामा देखने को मिला था। आज भी ये शपथ समारोह जो है ये शुरू हुआ है और पिछली बार की तरह ही जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने मनोनीत सदस्यों को ही, मनोनीत पार्षदों को ही पहले शपथ दिलाई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया, लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई और अब मनोनीत पार्षदों की जो शपथ है वो पूरी हो गई है। शरद शर्मा के पास हम चल रहे हैं। शरद, मनोनीत पार्षद जो हैं उनका शपथ ग्रहण तो पूरा हो गया है, अब यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है आप बताएं। देखिए, मनोनीत पार्षदों के बाद में अब निर्वाचित पार्षदों की शपथ चल रही है और एक एक करके सभी 250 जो पार्षद निर्वाचित हुए हैं इनकी शपथ होगी। क्योंकि होता यह है कि जब तक शपथ नहीं होती तब तक औपचारिक रूप से कोई भी व्यक्ति पार्षद नहीं बन सकता। जैसे विधायक और सांसद नहीं होते कहला सकते, ऐसे ही पार्षद भी नहीं कहला सकते जब तक आपकी शपथ नहीं होती। तब तक आप केवल जीते हुए जो है उम्मीदवार रहते हैं। तो जैसे शपथ होती है पार्षद बनते हैं और पार्षदों ने ही फिर वोटिंग करनी है। तो एक बार ये शपथ हो जाए, ऐसा लग रहा है कि करीब आधे से 1 घंटे का समय अभी लग सकता है। तो एक बार शपथ हो जाए तो उसके बाद एक चीज और देखनी होगी जो हंगामे की वजह बन सकती है, जो पिछली बार भी दिखाई दी थी, वो ये है कि इस बार मनोनीत पार्षदों के ऊपर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जरूर की लेकिन हंगामा नहीं किया शपथ पर मनोनीत पार्षदों की। लेकिन क्या जो मनोनीत पार्षद हैं वो वोटिंग करेंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था? तो अगर वो वोटिंग नहीं करते तो फिर तो मेयर का चुनाव हो ही जाएगा और फिर डिप्टी मेयर का भी चुनाव हो जाएगा। लेकिन अगर वो वोटिंग करते हैं, जैसा कि आप लगाया था आम आदमी पार्टी ने आरोप, तो फिर देखना होगा कि क्या सदन जो है बिना हंगामे के यहाँ पर रह पाएगा या नहीं। फिलहाल जो पार्षदों की शपथ है वो चल रही है। आधे घंटे का या 1 घंटे का समय लगेगा जब ये शपथ पूरी होगी। बिल्कुल शरद, यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होना है, वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसको भी समझाएं और उसको लेकर किस तरह की पेचीदगियां रहेंगी वो भी बताएं हमारे दर्शकों को। स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम के अंदर सबसे पावरफुल बॉडी होती है और दिल्ली नगर निगम के अंदर असली सरकार ही स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 का चुनाव जो है आज सदन को करना है। इसके अंदर 250 जो निर्वाचित पार्षद हैं केवल वो ही वोट डाल सकते हैं। जो अभी चुनाव के नतीजे हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी जो है वो 2 सीटों पर आगे है, जिनके लिए 6 पर चुनाव होना है। लेकिन जहां उम्मीदवार जो है यहाँ पर 7 हैं जबकि सीटें 6 हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी को 4थी सीट के लिए फाइट करनी है और बीजेपी को 3री सीट के लिए फाइट करनी है। और ये तय है कि आज या तो आम आदमी पार्टी या बीजेपी दोनों में से किसी एक उम्मीदवार अपना चुनाव जरूर हारेगा। तो अभी आम आदमी पार्टी के 4थे उम्मीदवार के ऊपर तलवार ज्यादा लटक रही है, क्योंकि जो संख्या बल चाहिए वो उससे आम आदमी पार्टी काफी दूर नजर आ रही है। जबकि बीजेपी का जो 3रा उम्मीदवार है वो संख्या बल के हिसाब से जीत के काफी करीब नजर आ रहा है। तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि अगर आम आदमी पार्टी ने जोर अच्छा मार दिया तो 6 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है, 2 बीजेपी, वरना दोनों जो है 6 में से 3 सीटें हो जाएंगी। और इस तरह से जो है आम आदमी पार्टी जीतकर भी फिलहाल जो है निगम जो है उसकी मुट्ठी में नहीं आ पाएगा। उसको फिर जो 12 सीटों के और चुनाव होंगे उसमें जो है कम से कम 7 सीटें जीतनी पड़ेंगी, तब आम आदमी पार्टी की सरकार एक्चुअल में दिल्ली नगर निगम के अंदर बन पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद। तो अभी कार्यवाही जो है वो चल रही है और फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रही है। अब देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ती है और जो स्टैंडिंग कमेटी की जो पेचीदगियां हैं उसको क्या आम आदमी पार्टी पूरा कर पाएगी, उससे क्या निकल पाएगी बाहर, या फिर यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं। बजट आने वाला है और सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि कैसा होगा इस बार का बजट। माना जा रहा है कि बजट 2023 का विशेष जो फोकस है वो कृषि और ग्रामीण भारत पर हो सकता है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत पर सरकार मेहरबान हो सकती है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा मोदी नगर के शुगरकेन बेल्ट से अपनी रिपोर्ट लेकर आए हैं, वो आपको दिखाते हैं। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत के लिए अहम घोषणाएं कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। पिछले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
सूत्रों के मुताबिक इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन 2 लाख करोड़ तक बढ़ाने पर विचार हो रहा है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत में आर्थिक दबाव को देखते हुए पीएम किसान योजना, मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाने पर विचार चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए भी बजट बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में बजट में मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने पर विशेष फोकस हो सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोशिशों के बावजूद दिसंबर 2022 में ग्रामीण भारत में महंगाई दर 6.05% रही, जो ज्यादा है। इसकी वजह से ग्रामीण भारत में डिमांड अब भी कमजोर है। मोदी नगर के गोदाना गांव के किसान हुस्न सिंह कहते हैं, गन्ने की फसल की पेमेंट समय पर नहीं मिल पा रही, महंगाई बढ़ने से खर्चा काफी बढ़ गया है। जो पशुओं के लिए आप चारा खरीदते हैं, क्या उसमें भी कुछ बदलाव आया पिछले कुछ? 2022 में 6 रुपए किलो था, अब 18 रुपए किलो भुस्सा हो गया। ज्वार पहले 3000 रुपए बिका थी, अब 10,000 रुपए बिकी। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? गन्ना का पेमेंट कीजिए। पिछले 2022 का भी 15 अप्रैल तक का पेमेंट हुआ। अच्छा। अगर मई लो 20 मई लो मिल चला था, और अब इस साल का पूरा नहीं है। हम जो साहूकार से पैसे लेने पड़ते, हम हमारे ब्याज में चले जा, ये इस टाइम पे पेमेंट दे, हमारा वो हो तो हमें ना लेने पड़े, हमारा चला जा। तो साहूकार कितने पैसे पे देता है आपको कर्ज? 100 रुपए पे 5 रुपए लेता महीने का। तो साल में तो बहुत ज्यादा हो। हाँ, 60 रुपए हो गए जी। पीएम किसान योजना का फायदा आपको मिलता है? नहीं, हमें तो एक बार भी नहीं मिला। मोदी नगर के किसान अरुण के पास करीब 5.25 बीघे की जमीन है। कहते हैं, मंडियों में एमएसपी रेट नहीं मिल रहा, व्यापारी कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर करते हैं। जो दिल्ली में सरकार निर्धारित करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग अलग फसलों का, क्या उस रेट पर आप अपना फसल यहाँ बेचते हैं मोदी नगर में? नहीं बिकती हमारी फसल उस रेट पर, कम दामों में बिकती है। कम पे बिकती है? कम पे बिकती। क्यों? ये समस्या क्यों है? समस्या ये है कि यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का है, मोदी नगर का हो बाहर का है, व्यापारी मंडी में जो माल खरीदता है वो अपनी मनमर्जी का खरीदता है। किसान का कोई भी सहारा नहीं बनता। किसान को मजबूरन देना पड़ता है, क्योंकि किसान कर्जदार है। संसद में बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को। आपके जैसे जो किसान हैं मोदी नगर के इलाके में, इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से? नहीं, हम ये चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी जो है हमें फसलों का समय पर भुगतान दिलवा दे। जो गन्ना जा रहा, हमें किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं, ना हमें कर्ज की जरूरत है और ना हमें अनुदान की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री के तरफ से हमें किसान योजना में हमें पैसा मिल रहा है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। ना हमें कर्ज की जरूरत है, ना किसी भी तरह के अनुदान की जरूरत है। जो हम पर आरोप लग रहा है सरकार किसानों को बहुत कुछ देना चाह रही है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें समय पर जो फसल हमारी पैदा हुई उस समय का हमें वाजिब दाम समय पर मिल जा, सरकार के कानून के हिसाब से। जो सरकार भी कहती है कि गन्ना हमारा है तो 14 दिन बाद में अगर नहीं मिलता तो हमें ब्याज मिल जा, अपने उसी कानून को लागू कर दो। किसान चाहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल के बजट में पूरे कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने के साथ साथ एक नया रोड मैप भी पेश करें, जिससे कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य एमएसपी रेट के मुताबिक मिल सके। मोदी नगर से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से बात की है। ये बातचीत अपने नेता को जाने कार्यक्रम के तहत हुई। बातचीत प्रधानमंत्री के आवास लोक कल्याण मार्ग पर हुई है। बातचीत में प्रधानमंत्री ने युवाओं को सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह दी। इस बातचीत को लेकर युवा भी काफी उत्साहित दिखे। इस कार्यक्रम के लिए देश भर से 80 युवाओं को चुना गया था। इन युवाओं ने संसद में सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जो अपने आप में एक अनूठी पहल रही। अच्छा, नेताजी की वो कौन सी चीज है जो आप जीवन में लाना चाहेंगे? मैं नेताजी से संगठन क्षमता सीखनी चाहूंगी। मैं उनसे सीखना चाहूंगी कि पूरी दुनिया के नेताजी ने पूरी दुनिया के भारतीयों को एक साथ संगठित करके अंग्रेजों से लड़ाई की। वैसे ही मैं चाहूंगी कि हमारे देश के सभी लोग, केरला हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, कहीं पे भी हो, सभी एक साथ मिलजुल कर जो हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ हम लड़े। और एक और चीज सीखना चाहूंगी, सपना देखना। मैं 2015 से सपना देख रही हूँ और मैं 2015 से आपसे हर रोज नहीं बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में। लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए, क्योंकि हकीकत में होते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। When I entered that hall, I got that goosebumps because that Constitution Assembly met in that hall. Being a law person,
from the law background, I had that opportunity to sit in that hall and see the whole surroundings, and it was a great experience for me, sir. सर मेरा नाम परनीत है, मैं पंजाब से हूँ। सत श्री अकाल। मैं यहाँ पर आके पहली बार रियलाइज़ हुआ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। आज तक उनको किताबों में पढ़ते थे, पर यहाँ आके पता लगा। जब हम स्टेयर्स पर चल रहे थे तब भी एक एक बार रियलाइज़ हो रहा था कि कितने हमारे मिनिस्टर्स होंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया होगा, हमारे लिए सब तैयार किया है, वो इस सीढ़ियों पर चढ़े होंगे। बहुत गर्व महसूस हो रहा था। यहाँ पे खड़कर आपके सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे, जहाँ से पूरे भारत का एक एक हिस्से में जो कुछ भी होता है उसका निर्माण, उसकी सोच जहाँ से पैदा होती है। This is Aisha Rukshana from Tamil Nadu, and it was a dream come true to come to Delhi and meet such wonderful persons, and to pay homage to Subhash Chandra Bose was something that is very exciting, because from him I learned that we need to have the courage of patriotism within ourselves, and I feel that he was a true patriotic hero and I must be like him. देखिए, मेरा आप सब नौजवानों से जरूर सुझाव रहेगा कि आप यहाँ जहाँ भी जाएं बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, कुछ नोट भी बनाने की आदत बनाइए। बहुत कुछ है, वो चीज़ें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। भारतीय क्रिकेटर और केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंध गए। केएल राहुल और आथिया ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें भी साझा की हैं। शादी में दिग्गज भारतीय क्रिकेटर वरुण एरोन, गौतम गंभीर भी शामिल हुए। आथिया शेट्टी मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी है। शादी में बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हुए, लेकिन बहुत कम मेहमानों के बीच में ये शादी समारोह किया गया। खिलाड़ियों से लेकर बॉलीवुड के सितारों ने भी दोनों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। खुद सुनील शेट्टी ने भी कहा कि अब वो आधिकारिक तौर पर ससुर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएल के बाद रिसेप्शन पार्टी दी जाएगी। ब्यूटीफुल, वेरी स्मॉल, वेरी क्लोज फैमिली, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और अभी फेरे भी हो गए, अभी शादी ऑफिशियली हो चुकी है, तो ऑफिशियली फादर इन लॉ भी बन चुके हैं। रिसेप्शन कब है? रिसेप्शन अभी डेफिनेटली आई थिंक पोस्ट आईपीएल रोल है फादर इन लॉ। आई थिंक रोल नया नहीं है, रोल फादर का ही है। मेरे लिए मेरा बेटा आ रहा है घर पे।